रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम वाइटामिन्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो जो वाइटामिन्स होते हैं ये दो कैटेगरीज के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स है उसमें विटामिन बी और विटामिन सी आता है, और जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उसमें विटामिन ए, डी, ई और के आता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन बी 1। जो बी 1 है इसको थायमीन भी कहते हैं। अब ये जो थायमीन होता है ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के लिए को फैक्टर होता है। अब डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम में पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज जो लिंक रिएक्शन में होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज ये टीसीए साइकिल में होता है। तीसरा होता है ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज, ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म करता है जिसके अंदर वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन आते हैं। और लास्ट में ट्रांसकीटोलेज है, ये एचएमपी शंट एंजाइम है। जब थायमीन की डेफिशिएंसी होती है तो वर्निकीज कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। वर्निकीज एन्सेफलोपैथी में कन्फ्यूजन, एटेक्सिया और निस्टैग्मस आता है। कोर्साकॉफ सिंड्रोम में कॉन्फैबुलेशन और एंटीरोग्रेड एमनीजिया आता है। थायमीन के अंदर मैमिलरी बॉडी एट्राफी होती है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। इसके अलावा दो टाइप्स की बेरी होती है, ड्राई बेरी और वेट बेरी। ड्राई बेरी में पोली न्यूराइटिस पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। वेट बेरी में हाई आउटपुट हार्ट फेलियर होता है जिससे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है और एडीमा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि थायमीन की डेफिशिएंसी होती है क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन में या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में, और उन पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसका ये रूल होता है कि पहले थायमीन देनी है फिर आपने ग्लूकोज देना है। अगर आपने ग्लूकोज पहले दे दिया और थायमीन की कमी थी तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज देने से मजीद पायरुवेट की ब्रेकडाउन होगी, थायमीन मजीद यूज हो जाएगा और ब्रेन इंजरी सीवियर हो जाएगी। अगला विटामिन है विटामिन बी 2। दिस इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन। अब ये को फैक्टर के तौर पर होता है एफ और एफ। ठीक हो गया, एफ। और जो एफ है 1.5 एटीपी देता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जो एफ होता है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए चाहिए होता है जो कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और इसको इनहिबिट करता है मेलोनाइल कोए। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो जाए तो दो सी होते हैं, चिलोसिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन। जो चिलोसिस होती है ये पेनफुल क्रैक्स और फिशर्स होते हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन। नेक्स्ट इज विटामिन बी 3 विच इज कॉल्ड नियासिन। नियासिन से NAD और NADP बनता है, और एक NADH से 2.5 ATP बनते हैं। नियासिन बनाने के लिए मुझे ट्रिप्टोफैन चाहिए, और ट्रिप्टोफैन का नियासिन में कन्वर्ट होना दिस रिक्वायर्स अनदर विटामिन विच इज विटामिन B6 जिसको पेरोडॉक्सिन कहते हैं। अगर नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाए डिजीज इज कॉल्ड पेलेग्रा, 3D डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, एंड द 4D इज डेथ। अब जो डर्मेटाइटिस होता है दिस इज कॉल्ड केसल नेकलेस। इसके अंदर हाइपर पिगमेंटेड रैश होगा, नेक को सराउंड करेगा, नेकलेस पैटर्न में होगा सन एक्सपोजर की वजह से, दिस इज फोटोसेंसिटिव रैश। इसके अलावा जो ट्रिप्टोफैन है उससे नियासिन बनता है, और ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन भी बनता है। तो एक कंडीशन होती है कार्सिनॉइड सिंड्रोम। इसमें सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होते हैं, सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। इसमें 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के लेवल्स कराते थे, और ट्रीटमेंट में सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स ऑक्ट्रियोटाइड यूज करते थे, और ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, और लंग्स में एक कल्चिस्की सेल का ट्यूमर होता है। तो जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम है, कार्सिनॉइड ट्यूमर है, उसमें सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है जिससे ट्रिप्टोफैन सारा यूज हो जाएगा और पेशेंट को पेलेग्रा हो जाएगा, सेकेंडरी पेलेग्रा हो जाएगा। नेक्स्ट इज हार्टनप। हार्टनप के अंदर जो ट्रिप्टोफैन है ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है, तो अगर ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन ना हो पाए किडनी में या गट में तो उस मैल एब्जॉर्प्शन से पेलेग्रा लाइक सिम्टम आते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्टनप डिजीज। जो नियासिन है उसको हम एज अ ड्रग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं फॉर डिसलिपिडीमिया,
ये HDL के लेवल को बढ़ा देता है और LDL के लेवल को कम कर देता है। क्या साइड इफेक्ट होते हैं? फेस की फ्लशिंग होती है, प्रेसिपिटेटेड बाय या मीडिएटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट इज वाई हम एस्पिरिन यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावा ये हाइपर यूरिसीमिया, गाउट, हाइपरग्लाइसीमिया करवा देती है। क्लियर? नेक्स्ट इज विटामिन B5, दिस इज पांटोथेनिक एसिड, इससे बनता है कोएंजाइम ए। अब ये डेफिशिएंट होगा पांटोथेनिक एसिड, तो पेशेंट में ए और बी होगा। ए से एड्रिनल इंसफिशिएंसी, बी फॉर बर्निंग फीट सिंड्रोम। नेक्स्ट इज विटामिन B6, इसको बोलते हैं pyridoxine, इससे बनता है pyridoxal फॉस्फेट जिसको PLP कहते हैं। अब ये ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के लिए चाहिए होता है। लीवर के दो एंजाइम्स होते हैं EST ELT। इसके अलावा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज होता है। इसके अलावा pyridoxine हीम को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो पहला स्टेप था ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन से बनता है एंजाइम था अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, और इससे बनता था ALA सिंथेस एंजाइम। क्लियर? तो जो पहला स्टेप था हीम को बनाने वाला ALA सिंथेस, उसको विटामिन B6 चाहिए और एंजाइम ALA सिंथेस चाहिए, और ये एंजाइम एक्सीलेंट रिसेसिव होता है। इसके अलावा जो pyridoxine है उससे नियासिन बनता है, मैंने एक्सप्लेन किया था ट्रिप्टोफैन की मदद से। और pyridoxine से न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, कैटेकोलामीन्स बनते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, यहाँ तक के सेरोटोनिन भी बनता है और गाबा भी बनता है। अब दो ड्रग्स होती है जो pyridoxine की डेफिशिएंसी करवा देती है, आइसोनियाजाइड जो टीबी की दवाई है, और दूसरा COCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जब B6 की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये MCQs पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट है विटामिन B7, दिस इज कॉल्ड बायोटिन। जो बायोटिन होता है ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है उसमें विटामिन B6 जिसको pyridoxine कहते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए विटामिन B7 बायोटिन रिक्वायर होता है। लाइक पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ये फैटी एसिड सिंथेसिस का एंजाइम है। और प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज, इससे मिथाइल मेलोनिक एसिड बनता है जो आगे विटामिन B12 से मेटाबोलाइज होता है। एक बात याद रख लेना, बायोटिन इज द वन कार्बन कैरियर, जबकि विटामिन B9 फोलेट वन कार्बन ट्रांसफर होता है। सही हो गया? अब ये भी याद रख लेना कि जो बायोटिन होता है ये कब डेफिशिएंट होगा? जब आप कच्चे अंडे खाओगे, और कच्चे अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? एविडिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? एविडिन प्रोटीन। तो एविडिन से बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है, एलोपेशिया डर्मेटाइटिस होता है। नेक्स्ट है विटामिन B9, इसको फोलेट कहते हैं। फोलेट की जो एक्टिव फॉर्म है ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट होती है। DNA और RNA इनकी सिंथेसिस करवाती है, स्पेसिफिकली UMP को TMP में, यूरेसिल को थायमिडिन में कन्वर्ट हो जाती है, करवाती है। अब जो विटामिन B9, B12 और विटामिन K है ये हमारे गट के माइक्रोबायोटा प्रोड्यूस करते हैं। अब B9 की डेफिशिएंसी होगी तो इसमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। कैसे पता लगेगा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है? न्यूट्रोफिल्स के हाइपर सेगमेंटेड होगा, लोब्स बहुत सारे हो गए न्यूट्रोफिल के। सही हो गया? और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओके, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होगा, और दूसरा MCV 100 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट में इंपॉर्टेंट थिंग इज के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होंगे, क्योंकि B12 और B9 दोनों के अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, लेकिन जो B9 है वो मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, लेकिन B9 डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आते। B12 वाली में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते होते हैं। सही है? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। मेरा नेट का थोड़ा सा इशू आ गया है। ओके चलो। तो पहला पॉइंट है कि जो B9 है उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, B12 में भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, लेकिन B9 में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते। B12 में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
दूसरा डिफरेंस है फोलेट डेफिशिएंसी के अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल नॉर्मल होगा, जबकि B12 डेफिशिएंसी के अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो B9 है वो जूजिनम में एब्जॉर्ब होता है, B12 टर्मिनल आइलियम में एब्जॉर्ब होता है। इसको इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। B9 से एक और बात रट्टा मार लेना कि जो B9 है इसका बॉडी में रिजर्व 3 से 4 दिन होता है, B12 का 3 से 4 महीने होता है। लास्ट पॉइंट, B9 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है और B12 होता है कहाँ पर? एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर B9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसमें एनेन्सेफली और स्पाइना बाइफिडा, मेनिंजोसील, माइलोसील ये सारे चीज़ें आती है। कौन सी ड्रग्स B9 की डेफिशिएंसी करवाती है? उसमें एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है फेनिटोइन, कार्बामेजापिन, वेलप्रोइक एसिड और मीथोट्रेक्सेट, पेरामिथामीन, ट्राइमेथोप्रिम। ये तीनों ड्रग्स डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करती है। अगला है विटामिन B12, दिस इज कॉल्ड कोबालामीन। अब जो कोबालामीन है इसको कोबालामीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सेंटर में कोबाल्ट होता है। सही है। अब इसमें याद रख लेना कि इसमें भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, लेकिन इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी और सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा। इसके अंदर 3 ट्रैक्स डैमेज हो गए, डोर्सल कॉलम जिससे लॉस ऑफ वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन होगा, लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जिससे स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, और स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक जिससे एटेक्सिया हो जाएगा। लैब्स के अंदर होमोसिस्टिन का लेवल दोनों में ज़्यादा है, B9 में भी और B12 में भी, लेकिन मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल B12 में ज़्यादा होता है। B12 डेफिशिएंसी कब होगी? जब टर्मिनल आइलियम का डिजीज होगा, लाइक क्रॉन्स डिजीज है या कोई पेशेंट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है और इसका 3 से लेकर 4 साल का रिजर्व होता है। और कौन सा पैरासाइट B12 डेफिशिएंसी करवाता है? डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये प्रोलीन और लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन कराता होता है, कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग करवाता होता है। अगर ये डेफिशिएंट हो जाए, अच्छा इसके अलावा विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाता है, फेरस फॉर्म में रखता है, रिड्यूस करता है, और आयरन डूडिनम में एब्जॉर्ब होता है। डूडिनम में आयरन और कैल्शियम, जूजिनम में फोलेट और टर्मिनल आइलिया में B12 और बाइल साल्ट्स। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो पेशेंट को स्कर्वी होगा जिसमें कोलेजन सिंथेसिस नहीं होती, पेशेंट को पेरीफोलिकुलर हेमरेजेस होते हैं, कॉर्क स्क्रू हेयर होगा, ब्लीडिंग स्वालन गम्स हो गए और टीथ लूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक हो गया। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है इसमें विटामिन ए आता है जिसको बोलते हैं रेटिनोल। अब ये विजुअल पिगमेंट होता है, मतलब ये रोडोप्सिन का पार्ट होता है। रोडोप्सिन रोड्स में होता है नाइट विजन के अंदर। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस होती है जिसको निक्टालोपिया, जीरोफ्थाल्मिया कहते हैं, और ड्राई स्केली स्किन होती है। इसके अलावा पेशेंट में बाइट आउट स्पॉट्स होते हैं, ये ट्राइंगुलर स्पॉट्स होते हैं, कंजक्टाइवा के ऊपर होते हैं ड्यू टू स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। अब इसके अंदर जो विटामिन ए है वो एज अ ड्रग के तौर पर भी यूज होता है, लाइक ओरल आइसोट्रेटिनोइन ये नोडुलोसिस्टिक एक्ने के लिए, और आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ये टीराटोजेनिक है, क्रेनियोफेशियल कार्डिक डिफेक्ट और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करा देता है। इसके अलावा ये टॉक्सिसिटी करवाता है जिसको इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर ICP रेज्ड होता है, पैपिली एडिमा और हेडेक होते हैं। अगला है विटामिन डी, कैल्शियम ट्रायोल। ये कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन करता है, बोन की मिनरलाइजेशन करता है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, पिजन शेप चेस्ट होती है और रैकेटिक रोजरी होती है। अडल्ट्स के अंदर ओस्टियोमलेशिया होगा जिसमें बोन्स वीक होती है और फ्रैक्चर हो जाते हैं। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी या विटामिन डी ज़्यादा होता है ग्रैनुलोमेटस डिजीज में, सार्कोइडोसिस। इसके अंदर नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से कैल्सीट्रायोल, जिसको 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफिरोल कहते हैं, वो बनता है जो कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को बढ़ा देगा। और जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो नेगेटिव फीडबैक से PTH कम हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई,
जिसको बोलते हैं टोकोफिरोल। अब जो टोकोफिरोल है ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम आता है, फ्री रेडिकल से बचाता होता है। अब इसमें भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, वही 3 ट्रैक्स डैमेज हो गए जो आपको देखने को मिलते थे किसके अंदर, B12 डेफिशिएंसी में। और डिफरेंस क्या होगा, विटामिन ई डेफिशिएंसी से हिमोलिटिक एनीमिया होगा, B12 से मेगालोब्लास्टिक होगा। विटामिन ई डेफिशिएंसी में मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल नॉर्मल होता है, होमोसिस्टीन और भी नॉर्मल होता है, जबकि B12 में होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विटामिन के, फाइटोमिनाडायोन। ये 2 के साथ 9-10, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, इनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन करवाता है। विटामिन के एक्टिवेट होता है एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम से, और इसी एंजाइम को वारफरिन इनहिबिट करती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे PTINR। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो न्यूनेटल हैमरेजेस होता है। न्यूनेट्स में विटामिन के डेफिशिएंट होता है क्योंकि ये हमारे गट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और न्यूनेट की जो गट है वो स्टीराइल होती है। दैट इज वाई न्यूनेट को आपने विटामिन के इंजेक्शन जरूर देने हैं टू प्रिवेंट हैमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो अब हम कुछ क्विज जनरेट कर लेते हैं इसी ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको समझ आ जाए। नेट क्यों नहीं चल रहा? चलो, पहला क्वेश्चन है क्लिनिकल विग्नेट, इसको स्टडी करते हैं। एक 44 ईयर ओल्ड मेल जिसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, और इसमें वर्निकीज एन्सेफलोपैथी होती है। देखो पेशेंट में कंफ्यूजन है, और देखो अनस्टीडीनेस जिसको कंफ्यूजन एटेक्सिया, और लास्ट में निस्टैग्मस, दिस इज वर्निकीज एन्सेफलोपैथी। और डिजीज कौन सा होगा, B1 डेफिशिएंसी, वर्निकीज एन्सेफलोपैथी। और मैंने इसमें बताया था कि इसमें पहले क्या देते हैं, पहले आपने थायमीन देना है, फिर आपने ग्लूकोज देना है। ठीक हो गया, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैच द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फॉर ड्रग इंटरेक्शन। तो एक पेशेंट है जो टीबी की दवाई यूज कर रहा है, और उसको बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है। तो आंसर क्या होगा, आइसोनियाजोइड। एक एक्ने का पेशेंट है तो मेरे जहन में विटामिन ए आएगा, और कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह आपने देनी होती है क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा देगा, टॉक्सिसिटी के तौर पर क्रेनियोफेशियल कार्डिक डिफेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट करवा देगा। न्यू बोर्न इन्फेंट, तो मेरे जहन में विटामिन के आता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है टू प्रिवेंट हैमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न या न्यू नेटल हैमरेजेस। और एक बॉडी बिल्डर है, अंडे खाएगा, कच्चे अंडे खाएगा, तो उसमें एविडिन होती है, एविडिन से बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है, और बायोटिन से डर्मेटाइटिस और एलोपेशिया हो जाता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 68 ईयर ओल्ड स्ट्रिक्टली वीगन, जो वीगन होता है, रट्टा मार लो B12 है, फिर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेशेंट में नंबनेस हो रही है, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और पेशेंट में मैक्रोसिटिक आरबीसीज है, MCV 100 से ज़्यादा, और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो अगर किसी पेशेंट में न्यूरोपैथी है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो B12 डेफिशिएंसी है, और इसमें होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड, इन दोनों का लेवल ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको ब्लीडिंग और स्वालन गम्स है, मेरे जहन में फौरन आएगा स्कर्वी, लूज टीथ है, ब्रूजेस है, और हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिन, कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पा रही। ठीक हो गया, तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसमें, देखो बीटा है माइकोलिक एसिड सेलवाल, ये टीबी के लिए है। चार्ली रोडोप्सिन विजुअल पिगमेंट, ये किसके लिए होगा, विटामिन ए के लिए। और गैमा कार्बोक्सिलेशन ये विटामिन के लिए है। तो बेस्ट आंसर है टाइप 1 कोलेजन। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आंसर भी लिखा हुआ है, 1 का, B2 का, ये सारा लिखा हुआ है। हम दूसरे तरीके से भी क्विज ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं।
हाँ, ताकि हमारा अच्छे तरीके से डिस्कस हो जाए। ये तो यूएसएमडी टाइप का क्विज बना दिया है बहुत ही। अच्छा, ये वही क्विज है मेरे ख्याल से जो भी हमने सारा सॉल्व किया है। तो अगर दोबारा रिवाइज करवा दूं, अल्कोहलिक पेशेंट है, कन्फ्यूजन इटेक्सिया निस्टैग्मस है, तो थायमीन डेफिशिएंसी वर्निकेज एन्सेफलोपैथी, पहले थायमीन देंगे, फिर उसके बाद आप ग्लूकोज दोगे। सही है। हम्म। नेक्स्ट चलते हैं आगे। A 45-year-old सिमेट्रिकल हाइपर पिगमेंटेड नेकलेस रैश है, केसल नेकलेस है। तो ये नियासिन डेफिशिएंसी होती है, डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया। ये आप देख लेना, डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया। और तो ये पेलेग्रा है, और ये कौन से लोगों में होता है? ऐसे लोग जो सिर्फ कॉर्न या जो मेज वगैरह खाते होते हैं। और ये नियासिन बनता कहाँ से है? ट्रिप्टोफैन से बनता होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 70-year-old फीमेल जिसको फटीग है और डिफिकल्टी वॉकिंग है। डिफिकल्टी वॉकिंग तो एटेक्सिया, वाइब्रेशन और पोजीशन सेंसेशन नहीं हो पा रही, डेट मीन्स डोर्सल कॉलम चला गया, और मैक्रोसिटिक एनीमिया। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये B12 डेफिशिएंसी है, और B12 के लिए आपने क्या कराना होता है? आपने मिथाइल मेलोनिक एसिड के लेवल्स कराने होते हैं। अगला है इन्फेंट जो कि निगलेक्टेड इन्वायरमेंट से है, मतलब कोई मैक्रोनिक प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन या ऐसा कुछ है। तो पेशेंट को पेरीफोलिकुलर हेमरेजेस है और कॉर्क स्क्रू हेयर है। तो समझ जाओ कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। स्कर्वी है, प्रोलीन और लाइसीन की हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाती। जो अल्फा ऑप्शन है ये विटामिन सी, बीटा ऑप्शन ऑप्शन विटामिन के है। जो चार्ली है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू द फेरिक, फेरिक नहीं फेरस में होती है। और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्री प्रो कोलेजन, ये इसका फंक्शन नहीं होता। ठीक हो गया। मैंने तो नेक्स्ट कर दिया, आंसर लगाया नहीं। अच्छा, पीछे जाना पड़ेगा। ओके। तो ये क्या होगा? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिन, क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन होता है। इसके बाद एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, APL। जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसकी जो M3 टाइप है उसको APL कहते हैं, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, APL M3। तो इसके लिए आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड यूज होता था। तो ये विटामिन ए के यूजेस बताए थे। ठीक हो गया। तो ये प्रोमाइलोसाइट को डिफ्रेंशिएट करा देता है। विटामिन के 2 के साथ 9-10, और प्रोटीन सी प्रोटीन एस उसकी गैमा कार्बोक्सिलेशन कराता है। यस, इट्स ट्रू। अगला है एक पेशेंट जिसको टीबी है, उसके लिए आइसोनियाजाइड दी गई है। आइसोनियाजाइड क्या करवाती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, B6 की डेफिशिएंसी करवाती है। B6 से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, B6 से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके अलावा आइसोनियाजाइड माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसको एक्टिवेशन के लिए कैटालेस पेरोक्सिडेज एंजाइम चाहिए। बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस करवा देती होती है उन पेशेंट में जो स्लो एसिटाइलेटर होते हैं। ये मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए इसके। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है उसमें मैक्रोफेजेस 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और वो विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है। डी को एक्टिवेट करता है कैल्सी ट्रायोल। इसके बाद नेक्स्ट है पेनफुल फिशर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, जिसको चिलोसिस कहते हैं। और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, चिलोसिस, ग्लोसाइटस, टंग की इन्फ्लेमेशन को ग्लोसाइटस कहते हैं, और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, ये 2C राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी में होती है। नेक्स्ट है पेशेंट को एटेक्सिया और लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन है। जब भी एटेक्सिया और लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन है, मेरे जहन में 2 डिजीज आएगा, एक विटामिन B12 और विटामिन ई। कैसा डिफरेंशिएट करना है? विटामिन B12 में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, विटामिन ई के अंदर हिमोलिटिक एनीमिया, और एकेंथोसाइट्स होते हैं, एकेंथोसाइट्स। तो जो B12 डेफिशिएंसी, उसमें मैक्रोसिटिक एनीमिया और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। सही हो गया। तो हमने क्विज कंप्लीट कर लिया है ये वाला। अगर आप कहते हो तो एक और क्विज जनरेट कर देते हैं। चलो करते हैं एक और क्विज। तो नेक्स्ट क्विज हम डिस्कस करते हैं। तो एक 24-year-old बॉडी बिल्डर मतलब उसने अंडे खाए होंगे, फिर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसने 10 कच्चे अंडे खाए हैं ताकि वो प्रोटीन लेके जा सके, और अंडे खाने की वजह से उसका हेयर थिन हो गया और रैश हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया,
और एलोपेशिया हो गया है। तो कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? बायोटिन की, B7 की, और ये पायरोवेट कार्बोक्सिलेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। हम यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं कि जो पेशेंट की डाइट थी उसमें एविडिन था, और कौन सा विटामिन एविडिन से बाइंड करता है? B7, बायोटिन, और वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए आता है। जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके लिए थायमीन की ज़रूरत है, और गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। गैमा ग्लूटामाइल का ये वाहिद कार्बोक्सिलेज है जिसको बायोटिन नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए? विटामिन के चाहिए। ओके, तो उसका आंसर तो दिया नहीं मैंने, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है। इसके बाद अगला आ जाते हैं कि 30 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जिसको क्रॉनिक हेडेक है, ब्लरी विजन है। क्रॉनिक हेडेक, ब्लरी विजन है, और स्किन ड्राई है। एक बात याद रख लेना कि जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी में भी स्किन ड्राई होगी, और जब ज़्यादा होगा तब भी स्किन ड्राई होती है। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो स्किन के लिए वो क्या यूज़ कर रही होगी? आइसोट्रेटिनोइन यूज़ कर रही होगी, विटामिन ए। और विटामिन ए की टॉक्सिसिटी क्या है? सूडो ट्यूमर सेरिब्राई, जिसको इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन भी कहते होते हैं। सही हो गया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, हिपैटोसप्लीनोमेगाली, और स्किन चेंजेस आती है। इसके बाद अगला पेशेंट है जिसको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया लेड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और विटामिन B6 सबसे पहला एंजाइम अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। रेट लिमिटिंग एंजाइम है। और क्या था? बस यही था। हीम के सिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक हो गया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। इसके बाद अगला है क्रॉन्स डिजीज़। ये टर्मिनल आइलियम को इन्वॉल्व करता है। टर्मिनल आइलियम से विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो क्रॉन्स डिजीज़ में B12 डेफिशिएंसी होगी, जिसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना होता तो उसको पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको नियासिन दी गई है फॉर डिसलिपिडीमिया। जैसे ही उसने लिया उसको फेस की फ्लशिंग आना शुरू हो गई है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड होती है। और इसको प्रिवेंट कैसे करोगे? एस्पिरिन लोगे, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर होती है। ठीक हो गया। तो कौन सी ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है? वो एस्पिरिन होती है। इरिवर्सिबल COX-1 COX-2 इनहिबिटर है। न्यू बॉर्न इन्फेंट है, अम्बलिकल स्टम्प से ब्लीडिंग हो रही है, न्यू नेटल हैमरेज है। तो ये न्यू नेटल हैमरेजिक डिजीज़ है। PT APTT दोनों रेज्ड होगा। क्यों होता है विटामिन की डेफिशिएंसी? क्योंकि न्यू नेट की गट स्टीराइल होती है, या मदर ने एंटीबायोटिक यूज़ की होगी। नेक्स्ट है एक फीमेल पेशेंट जो कि 6 वीक प्रेग्नेंट है, फेनिटोइन ले रही है फॉर एपिलेप्सी। पार्शियल सीजर के लिए फेनिटोइन होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। फेनिटोइन फोलेट को इनहिबिट करती है, जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, एनेंसेफली या स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर। तो फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। अगला है विटामिन B5 पांटोथेनिक एसिड। इससे बनता है कोएंजाइम A, जो सिट्रिक एसिड साइकिल फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्लियर। एसाइल ग्रुप को कैरी करता है कोएंजाइम A, और डेफिशिएंट हो जाए तो एड्रिनल इंसफिशिएंसी या बर्निंग फूड सिंड्रोम हो जाता है। अच्छा, बाहर इतनी सारी बातें इसलिए आ रही है क्योंकि बाहर बहुत सारे बच्चे हैं चिड़ियों के और तोतों के। CKD का स्टेज 5 का पेशेंट है जिसमें कैल्शियम कम है और फॉस्फेट ज़्यादा है। अब CKD में विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि किडनी के अंदर 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। CKD में विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है, कैल्सीट्रायोल कम होता है, तो कैल्शियम कम होगा, और उसके कम होने की वजह से PTH ज़्यादा हो जाएगा। जो नॉर्मली जो PTH होता है वो फॉस्फेट को फॉस्फेट की रिअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, फॉस्फेट को कम करता है। लेकिन CKD वाले पेशेंट में कैल्शियम कम और फॉस्फेट ज़्यादा होता है, उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाती। इन शॉर्ट, CKD वाले पेशेंट में विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, PTH ज़्यादा होता है लेकिन कैल्शियम कम और फॉस्फेट ज़्यादा होता है। तो किडनी के अंदर 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जिससे कैल्सीट्रायोल बनता है। 25 वाला लीवर के अंदर होता है। 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज मैक्रोफेजिस के अंदर भी होता है। इसके बाद लास्ट है इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड थायमीन डेफिशिएंसी। तो हम एक
तो थायमीन डेफिशिएंसी के लिए जो एंजाइम का लेवल कराते होते हैं, ये पता लगाने के लिए कि थायमीन की डेफिशिएंसी है या नहीं, तो वो ट्रांसकीटोलेस है आरबीसीज के अंदर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में इन्वॉल्व होता है। जबकि राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी के लिए कौन सा एंजाइम का लेवल कराते हैं, ग्लूटाथायोन रिडक्टेस, और थायमीन के लिए आरबीसी ट्रांसकीटोलेस। तो ये बात समझ लेना, कौन सी एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो या कौन सी एंजाइम की एक्टिविटी से थायमीन की डेफिशिएंसी चेक करते हैं, तो वो ट्रांसकीटोलेस है, क्योंकि ट्रांसकीटोलेस को थायमीन की ज़रूरत पड़ती होती है। सही है, दिल तो कर रहा है एक और क्विज क्रिएट करें, हम करते हैं। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से तो आपने लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो कुछ और क्विज हमने जनरेट कर दिया है। ओके, 7-year-old बॉय जिसको सन बर्न है आफ्टर ओनली मिनिमल एक्सपोजर टू द लाइट, लाइट के एक्सपोजर के बाद सन बर्न हो गया है, ठीक हो गया, मतलब इसको डर्मेटाइटिस कहते हैं, और जो रैश हाइपर पिगमेंटेड है। तो जो फोटो सेंसिटिव रैश होता है और फोटो सेंसिटिव रैश डर्मेटाइटिस, तो ये पेलेग्रा में होता है, जिसमें न्यूट्रल अमाइनो एसिड जिसके वो बोलते हैं ट्रिप्टोफैन, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। मतलब अगर ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन ना हो तो हार्टनअप डिजीज़ होगा, ट्रिप्टोफैन नियासिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट आंसर क्या है, दिस इज़ हार्टनअप डिजीज़, ट्रिप्टोफैन की मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है। क्लियर। एक पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री है और वो वारफरीन के ऊपर है। वारफरीन विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। वो इसके अलावा जो वारफरीन के साथ वो हाई डोज एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट भी ले रहा है ताकि सेलुलर एजिंग ना हो सके। 2 हफ्तों के बाद पता लगा कि इसका जो INR है वो 7.5 पे चला गया है और इसकी ब्रूजेस होना शुरू हो गया है। बस वारफरीन क्या करती है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। एक तो ये पॉइंट रट्टा मारना है। दूसरा, एक और विटामिन इसके साथ इंटरेक्ट करता है वारफरीन के साथ, वो होता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक हो गया, वो है विटामिन ए वाला, ठीक है, आई थिंक सो विटामिन ए, सॉरी विटामिन ए नहीं, विटामिन ई, सॉरी। जो विटामिन ई है वो वारफरीन के मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता होता है, ये एक मिस्टेक हो गई है। तो अगर कोई पेशेंट विटामिन ई ज़्यादा लेगा तो वो क्या करेगा, विटामिन ई विटामिन के को इनहिबिट कर देगा। तो कौन सा विटामिन है जो वारफरीन के एक्शन को बढ़ा रहा है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। तो ये विटामिन ई है जो नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस भी करवाता होता है। तो अगर वारफरीन के एक्शन को बढ़ाना है तो विटामिन ई दो, और अगर कम करना है तो विटामिन के दे दो। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे है 18-year-old मेल इमरजेंसी में आया विद अ साइनोसिस, जो कि ऑक्सीजन देने से इम्प्रूव नहीं हो पा रही, ठीक हो गया, ऑक्सीजन देने से इम्प्रूव नहीं हो पा रही, और पेशेंट को चॉकलेट कलर्ड है। चॉकलेट कलर्ड किस में होता है, मैथिमाग्लोबिनीमिया में देखने को मिलता होता है। और मैथिमाग्लोबिनीमिया के लिए एंटीडोट विटामिन सी और मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। विटामिन सी क्या करता है, आयरन को रिड्यूस करता है फेरस के अंदर, और मैथिमाग्लोबिनीमिया में आयरन Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता होता है। पार्किंसन डिजीज़ वाला पेशेंट है, उसको लीवोडोपा कार्बिडोपा दी गई है, ठीक हो गया। इसके अलावा वो पैराडॉक्सिन भी ले रहा है जिसको B6 कहते हैं। अब उसका क्या इफेक्ट होगा, जो पैराडॉक्सिन है उससे डोपामीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती होती है, डोपामीन की सिंथेसिस बढ़ जाती होती है, ठीक हो गया। ये क्या बता दी, सॉरी, हाँ, अच्छा, जो विटामिन B6 है इट इज़ अ को फैक्टर फॉर डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो विटामिन B6 है वो डोपा डिकार्बोक्सिलेज के लिए को फैक्टर के तौर पे काम आता है। अगर आप हाई डोज में विटामिन B6 दोगे तो वो लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर देगा, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डोपामीन CNS में एंटर नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको भी समझ लेना आप, इस पॉइंट को भी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवरल कार्बोक्सिलेसिस एंजाइम के लिए को फैक्टर के तौर पर बायोटिन यूज़ होता है, और बायोटिन क्या होता है कि जो आपका कहने का मतलब है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस वाले के लिए होता है। इसके अलावा प्रोपेनाइल कोए कार्बोक्सिलेस उनके लिए भी ये आता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो एक बात रट्टा मान लेना, तो जो ओड चेन फैटी एसिड होते हैं, जो ओड चेन फैटी एसिड है वो क्या रिलीज़ करते होते हैं, जो ओड चेन फैटी एसिड है वो रिलीज़ करते हैं प्रोपेनाइल कोए, ठीक हो गया। क्लियर,
और जो प्रोपेनाइल कोआ है उसको प्रोपेनाइल कोए को मिथाइल मेनोनाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए कार्बोक्सिलेज चाहिए, और कार्बोक्सिलेज के लिए बायोटीन चाहिए होते हैं। इसके बाद जो आइसोट्रेटिनोइन होती है, ये एक कहने का मतलब क्या है, ये एक टेराटोजेनिक ड्रग होती है, क्लियर। और ये क्या करवाती है, क्लेफ्ट पैलेट और कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी करवाती है। तो ये होम्योबॉक्स जीन के साथ इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट है, एक पेशेंट है जिसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है आफ्टर ईटिंग फ्रेश वाटर फिश, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम होता है, तो ये विटामिन B12 की मैल अब्जॉर्प्शन करा देता होता है। कौन सी ड्रग देते हैं डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम के लिए, कौन सी देते हैं, आई थिंक सो प्रेजी क्विंटल देते होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको FAD चाहिए जो कि B2 से डिराइव्ड होता है, यट्स इज ट्रू। नेक्स्ट है, एक पेशेंट है जिसका कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों बढ़ गए हैं। किडनी के अंदर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, सॉरी ये तो मैं इंक्रीज 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, अच्छा सॉरी क्वेश्चन को हमने गौर से पढ़ा नहीं है। तो पेशेंट है जिसका हाई सीरम कैल्शियम है और फॉस्फेट भी ज़्यादा है, तो क्या होगा, जब कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो फिर डिक्रीज प्रोडक्शन क्या नहीं हो पाएगी, 24 हाइड्रोक्सिलेज का लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब अगर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है तो वो 24-25 हाइड्रोक्सिलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट है, एक पेशेंट है जिसको A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया है, जिसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स की मैल अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, और इस पेशेंट में क्या है, प्रोग्रेसिव एटेक्सिया, लॉस ऑफ पोजीशन सेंसेशन और हेमोलिटिक एनीमिया है। अब ये किसको रिजेंबल कर रहा है ये डिजीज़, आई थिंक सो ये फ्राइडरिच एटेक्सिया को रिजेंबल कर रहा है। इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन E की डेफिशिएंसी है, और ये फ्राइडरिच एटेक्सिया को रिजेंबल कर रहा है। जो आखिरी वाला था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए अपने पॉइंट्स को समझना होता है। अब हम और जनरेट करते हैं क्विज, ताकि और हम अच्छे से पढ़ सकें। मेरे ख्याल से ये वाला तो हो गया कि एक पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन के ऊपर है और वारफेरिन यूज़ कर रहा है। विटामिन E वारफेरिन के एक्शन को इन्हांस कर देता होता है, इंटरफेयर करता है विटामिन K मीडिएटेड गैमा कार्बोक्सिलेशन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन वही है, पार्किंसन वाला पेशेंट है, लीवोडोपा कार्बिडोपा दी गई है, क्लियर। और इसको 20 हाई पोटेंसी विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी दिया गया है, मतलब B6 दिया गया है। जो B6 होता है वो डोपा डी कार्बोक्सिलेज के लिए कोफैक्टर का होता है, और डोपा डी कार्बोक्सिलेज लीवर डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है। डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। इसके बाद जब विटामिन D का लेवल ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करती है, होम्योस्टेसिस को ऐसे मेंटेन करती है, वो 24 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को अपरेगुलेट कर देती है। विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम आता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देता है, यस इट्स ट्रू। लास्ट में है, एक पेशेंट है जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिसलोकेटेड लेंस है और हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोइम्बोलिक इवेंट्स है। एक्टोपियल एंटीज इंफीरोमीडियल डायरेक्शन में होगा, दिस इज होमोसिस्टीन यूरिया, होमोसिस्टीन यूरिया। और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, होमोसिस्टीन यूरिया और मार्फन का आपने अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते होते हैं, क्लियर। तो इसके अंदर सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, और इसको क्या कोफैक्टर चाहिए, सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज को B6 चाहिए होता है, विटामिन B6, क्लियर। सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज को B6 चाहिए। FGF23 ये वो हार्मोन है जो कि ऑस्टियोसाइट प्रोड्यूस करते हैं जब फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होता है। FGF23 क्या करेगा, विटामिन D मेटाबॉलिज्म इन किडनी के ऊपर, ठीक है, मतलब ज़्यादा फॉस्फेट होता है तो फिर FGF23 प्रोड्यूस करता होता है। FGF23 का किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्लियर। तो बेस्ट आंसर शुड बी कि ये फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवाता होता है, क्या करता है, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवाता होता है, क्लियर। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा, हम हिंट भी ले सकते हैं यहाँ से कि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फॉस्फेट हो तो वो विटामिन D को इनहिबिट कर देती है, विटामिन D से इनहिबिट होने से फॉस्फेट निकलना शुरू हो जाएगा,
क्लियर? तो आई थिंक सो ये आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा पेशेंट है जिसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा है, जो फ्राइट्रिच एटेक्सिया को रिजेंबल करता होता है। आई थिंक सो ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया या मैल ऑब्जॉर्प्शन वाला, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन की मैल ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है। सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया एक साइड इफेक्ट होता है किस ड्रग का? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से या लाइट पॉइजनिंग की वजह से, और विटामिन B6 को फैक्टर होता है PLA सिंथेस का, सॉरी। इसके बाद अगला है जो PTH होता है, वो विटामिन D के लेवल को रेगुलेट करता है। कैसे? 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता होता है PTH। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आइसोनियाजाइड की वजह से होती है, B6 की वजह से। यस, इट्स ट्रू। ओके, तो जो विटामिन ई जिसको टोकोफिरोल कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, लिपिड की परऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देता होता है। अब इसकी रिसाइकलिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? विटामिन ई को वापस रिसाइकल करना, कि ये यूज़ हो गया है और फिर इसको वापस उस पर लेके आना। ठीक हो गया। हमने एक बात पढ़ा था कि जो विटामिन ई है वो विटामिन के साथ इंटरफेयर करता होता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है कि अपॉन बाइंडिंग टू द रिसेप्टर VDR, विटामिन डी रिसेप्टर स्टीरॉयड हार्मोन है, तो सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं, न्यूक्लियस पे जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करता है, और विटामिन डी क्या करता है? कैल बाइंडिंग की अप रेगुलेशन करा देता है। क्लियर? नेक्स्ट है B6 डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी सीजर्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि B6 से गापा बनता है जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगला है पेशेंट है जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और साथ में विटामिन सी देंगे या ऑरेंज फ्रूट देंगे। क्यों? क्योंकि ऑरेंज जूस के अंदर विटामिन सी होगा जो कि क्या करेगा? आयरन को Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देगा। 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी क्या करता है? कैल्सिट्रायोल होता है, हाइपर कैल्सीमिया को प्रिवेंट करता है। ठीक हो गया। जब विटामिन डी ज़्यादा होगा तो 24 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीनल एंजाइम इज रिप्रेस्ड बाय हाई लेवल? विटामिन डी इनहिबिट किस एंजाइम को करता है? वो है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और किसको स्टिमुलेट करेगा? वो 24 वाला होगा। डेफिशिएंसी इन विटामिन B6, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से केसल नेकलेस होता है क्योंकि विटामिन B3 नियासिन नहीं बनता। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया है, तो विटामिन ई से क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिपिड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट इज 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है थ्रू नॉन एंजाइमिक रिएक्शन। यस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है कि EST ELT इनको पैराडॉक्सल फॉस्फेट चाहिए कैरियर के तौर पर। क्लियर? एंड द लास्ट इज द पेनिसिलामीन कॉपर चिलेटर होता है। ठीक है, और पेशेंट को नंबरेंस वगैरह आना शुरू हो गया है, तो आई थिंक सो विटामिन B6 की वजह से ही हो सकती है, पेनिसिलामीन से। क्लियर? चलो, आई थिंक सो ये लास्ट क्विज करते हैं बस। अल्कोहलिक पेशेंट है, कन्फ्यूजन है, एब्ड्यूसन नर्व की पाल्सी, निस्टैग्मस है और एटेक्सिया है। अगर इस पेशेंट को पहले ग्लूकोज दिया थायमीन से पहले, तो थायमीन की मजीद क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, वर्सनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि टू रीइंफोर्स द फीडबैक लूप, अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा और बॉडी के पास विटामिन डी काफ़ी सारा है, तो बॉडी में क्या होगा? विटामिन डी जब ज़्यादा है तो विटामिन डी नहीं चाहेगा कि मैं मज़ीद बनूँ, तो वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर देगा और 24 वाले को एक्टिवेट कर देगा। क्लियर? एक पेशेंट है जो टी और टोस्ट डाइट खाता है। टी और टोस्ट डाइट ये खाने से स्कर्वी होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, स्वालन ब्लीडिंग गम्स, कॉर्क्सक्रू हेयर्स होते हैं। तो ये क्या होगा?
विटामिन सी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिन करवाता होता है। इसके बाद 4 year old गर्ल इन अ डेवलपिंग कंट्री इज़ ब्रॉट टू द क्लिनिक बिकॉज शी बम्स इनटू अ फर्नीचर इन द इवनिंग। और पता लगा कि मतलब रात के वक्त वो किसी मतलब उसको नाइट ब्लाइंडनेस है कि रात को वो फर्नीचर से टकरा गई है, नाइट ब्लाइंडनेस है, कंजक्टाइवा पे बाइट और सपोर्ट्स है। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ज़ीरोफ्थैल्मिया वगैरह है। इसके बाद है कि टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। नियासिन दी गई है फॉर हाइपरलिपिडीमिया, प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड फ्लशिंग और प्रूराइटिस है, तो इसके लिए आप एस्पिरिन देते होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि हमारा कि एक इन्फेंट पैदा हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है अम्बलाइकल स्टम से, ब्रोजेस है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी है। क्यों होती है? क्योंकि गट स्टीराइल होती है इनकी। नेक्स्ट है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और मेजेंटा कलर्ड टंग है। तीनों पॉइंट्स कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन ये राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए होते हैं। नेक्स्ट है फोलेट और कोबालामीन, इन दोनों के अंदर होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन ई नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस करवाता है और विटामिन के डेफिशिएंसी भी करा देता है, वारफरीन के एक्शन को इन्हांस कर देता है। बस।